हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गतिक विद्युत वाहक बल अथवा किसी ऋजु चालक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में जे के स्मॉल एल लंबाई के चालक को इसकी लंबाई के लंबवत दिशा में वेग v के द्वारा नियत चाल से दाहिनी ओर गतिमान किया जाता है। इस चालक के गतिमान होने के कारण चालक के अंदर स्थित धनायन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होंगे और धनायन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दोनों इस चालक के साथ साथ नियत वेग v के द्वारा दाहिनी ओर गतिमान होंगे, जिसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र में इनके गति के कारण इस पर लॉरेंज बल लगेगा, अर्थात चुंबकीय बल लगेगा, जिसकी दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा किया जा सकता है। चूंकि धनात्मक आयन दाहिनी ओर गतिमान है, परिणामतः इसके तुल्य धारा भी दाहिनी ओर होगी। इसलिए धनात्मक आयन पर लगने वाले चुंबकीय बल को निर्धारित करने के लिए तुल्य धारा की दिशा में बाएं हाथ की मध्यिका को रखें और चूंकि कागज के तल के लंबवत दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इस तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश अर्थात कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर को रखें। तो ऐसा करने से जो अंगूठा है उसकी दिशा ऊपर की ओर है, अतः इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर गतिमान है, इसलिए इसके तुल्य धारा ठीक बाईं ओर गतिमान होगी। अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए इस मध्यिका को बाईं ओर अर्थात इस दिशा में और कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर इस तर्जनी को रखने पर अंगूठा नीचे की ओर दिष्ट हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल नीचे की ओर होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल नीचे की ओर और धनायन पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर, अर्थात प्रत्येक धनायनों पर चुंबकीय बल इस चालक क्षण के जे सिरे की ओर कार्य करता है, जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल के सिरे की ओर कार्य करता है। परिणामतः सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं वह के सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। परिणामतः इलेक्ट्रॉनों की के सिरे पर अधिकता हो जाएगी और इस अधिकता के कारण सिरा के ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार जे सिरे पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पर धनायनों की बाहुल्यता हो गई है या यूं कहिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जे सिरा धनावेशित हो जाता है। अर्थात इस तरह से, जिसके परिणाम स्वरूप जे सिरे और के सिरे के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा जे सिरे से के सिरे की ओर होती है। चुंबकीय बल जो इलेक्ट्रॉन पर कार्य कर रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जे से के सिरे की ओर, उस उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा
वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की ओर होगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा और इस वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने के कारण वैद्युत बल भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही वैद्युत बल इन इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत चुंबकीय बल के बराबर होता है, ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जे सिरे से के सिरे की ओर रुक जाता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय बल ठीक वैद्युत बल के बराबर होता है। अतः संतुलन की अवस्था में चुंबकीय बल बराबर वैद्युत बल। चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है और इसको नियत वेग v के द्वारा इस चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में गतिमान किया गया है, वेग v हो गया। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो मैग्नीट्यूड है वो b है और ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है, इसलिए हो जाएगा ई वी क्रॉस बी इक्वल्स वैद्युत क्षेत्र दिशवन, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है इसलिए ई और ई कैंसिल हो जाएगा। वैद्युत बल क्यू ई के बराबर होता है। चुंबकीय बल आपने पढ़ा है क्यू वी क्रॉस बी, ये है एफ एम के बराबर, और क्यू टाइम्स ई ये है वैद्युत बल एफ ई के द्वारा। चूंकि चुंबकीय बल वैद्युत बल परस्पर बराबर हो जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ई दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है, बचता है ई इक्वल्स वी क्रॉस बी, इक्वेशन 1। पुनः वैद्युत क्षेत्र ई और विभवांतर तथा दूरी के साथ एक संबंध होता है जिसको विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का परिमाण वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है यदि जे और के सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है तो विद्युत वाहक बल अपॉन चालक की लंबाई स्मॉल एल वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। अतः E इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन एल। समीकरण 1 और 2 से E इक्वल्स बी क्रॉस बी और E इक्वल्स बी वी साइन थीटा, और E की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है एप्सिलॉन अपॉन एल इक्वल्स वी बी साइन थीटा, और एप्सिलॉन इक्वल्स वी बी एल साइन थीटा। इक्वेशन 3 अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स बी वी एल साइन थीटा है। चूंकि थीटा v क्रॉस v अर्थात वेग v और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बीच का कोण है जो परस्पर लंबवत हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स बी वी एल साइन थीटा के स्थान पर वी वी एल साइन 90 डिग्री इक्वल्स 1, तो E इक्वल्स बी बी एल। इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स वी बी एल साइन थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है,
इसलिए एप्सिलॉन इक्वल्स बी बी एल होगा। अब आप इसको फैराडे के नियम के द्वारा भी व्युत्पत्त कर सकते हैं, और ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, इस डेरिवेशन को लॉरेंज फोर्स के आधार पर किया गया है। और यदि हम इसको फैराडे के नियम के आधार पर करना चाहें तो इसको इस तरह से किया जा सकता है। जे के रॉड को माना सूक्ष्म दूरी के द्वारा, यानी dx सूक्ष्म दूरी के द्वारा इसको भी स्थापित करते हैं, जिसके कारण रॉड जे प्राइम के प्राइम स्थिति में आ जाती है। अब यहां पर इसकी पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच घिरा हुआ ये क्षेत्रफल है। अतः चालक क्षण को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ले जाने में पार किया गया क्षेत्रफल अथवा क्षेत्रफल में परिवर्तन dA इक्वल्स आयत जे प्राइम के का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई स्मॉल एल है और इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक ds के बराबर हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा L इंटू dx। देयरफॉर dA comes out to be L टाइम्स dx। इक्वेशन 1 मान लिया जाए इसको। पुनः चालक को विवेग से दाहिनी ओर गतिमान कर रहे हैं। माना इस चालक को इसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति जे प्राइम के प्राइम तक ले जाने में लगा हुआ समय dt है, तो dx इक्वल्स यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो v इंटू डी टी और dx कम्स आउट टू बी v dt। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 1 में dx के मान को समीकरण 2 से प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से dx के मान को प्रतिस्थापित कर रही सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, तो वी गेट dA इक्वल्स L v dt। इक्वेशन 3 हो गया। अब फैराडे के नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट के बराबर। तो हम उसका परिमाण को निकाल लें, यानी स्मॉल ए एप्सिलॉन इक्वल्स डी डी टी ऑफ फाई बी, इक्वेशन 4। चूंकि डी फाई बी होता है पुनः और अगेन डी फाई इक्वल्स मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू चेंज इन एरिया डी ए। इक्वेशन 3 से डी ए की वैल्यू को इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो डी ए के मान को समीकरण 3 से समीकरण 5 में प्रतिस्थापित
करने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dA फ्रॉम इक्वेशन 3 into equation 5, here we get d phi v equals b l v into dt, इक्वेशन 6 प्राप्त हुआ। इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 6 को देखिए। अगर हम d phi b की वैल्यू को यहां से इक्वेशन 6 से उठा करके 4 में रखते हैं तो हमें वांछित प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात एप्सिलॉन प्राप्त हो जाएगा। अतः पुनः समीकरण 6 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 6 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d phi b इनटू इक्वेशन 4, d phi b के मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर यानी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू d phi b फ्रॉम इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन 4 वी गेट एप्सिलॉन यानी इसका परिमाण E इक्वल्स डी टी ऑफ phi b, d phi b की वैल्यू है बी एल बी डी टी अपॉन डी टी, डी टी गेट्स कैंसिल्ड, रिमेंड एप्सिलॉन अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल बी एल वी जो वांछित विद्युत वाहक बल है जो गतिमान अवस्था में इस जे के रॉड के सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है। इक्वेशन नंबर 7 इसको कंसीडर कर लिया जाए। इस प्रकार देख रहे हैं, पहली विधि लॉरेंज के आधार पर है और द्वितीय विधि फैराडे के नियम के आधार पर है। दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छा होगा। अदरवाइज आप किसी एक मेथड के द्वारा इस रिज चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर हम इस पर आधारित एक दो प्रॉब्लम को देखें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है और स्मॉल एल लंबाई की रिजु चालक है जिसे वेग v के द्वारा इस चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में गतिमान नहीं किया जा रहा, बल्कि चालक की लंबाई के दिशा से कोण थीटा के अनुदिश गतिमान किया जा रहा है। इस स्थिति में जब चालक थोड़ा टिल्टेड होगा अर्थात झुका होगा तो इस स्थिति में आपको हमने अभी थोड़ी इसके पहले वाले डेरिवेशन बताया कि इक्वल्स वी बी एल साइन थीटा, यहाँ पर वी एल साइन थीटा। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको इसके लंबवत डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं वेग v को, तो यहाँ पर आपने देखा था कि वेग इस चालक के लंबाई के लंबवत है, तो वेग v को चालक की लंबाई के लंबवत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप v को तोड़ दीजिए, यह है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा। आप वेग v के स्थान पर वहां पर v एल v, b के स्थान पर v साइन थीटा एल v, इस प्रकार आपको मिला v एल v साइन थीटा। अथवा डायरेक्ट आप इस फार्मूला को प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पर टिल्टेड पोजीशन मगर थीटा है तो ये हो जाएगा v एल v साइन थीटा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रिजु नहीं है ये, अर्थात सीधा चालक नहीं है, ये अर्धवृत्ताकार रूप में दिया गया है।
यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो जब एक गतिमान होगा इस दिशा में वेग v के द्वारा तो निश्चित रूप से चुंबकीय फ्लक्स को क्रॉस करेगा, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह से कंसिडर करें कि जो सीधी स्थित में अर्थात सीधे चालक ना हो, वो वक्री हो अथवा अनियमित आकार को हो, उन सब को प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा को मिला दे सीधे, तो हम लोग इसको प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा को मिला देते हैं और इसको एक ऋजु चालक मान लेते हैं। इस ऋजु चालक की लंबाई हो गई R प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू R। अब जहां स्मॉल l हमारा इस रॉड में पहले वाली पोजीशन में स्मॉल l है, वहां पर इसकी लंबाई हो जाएगी L इक्वल्स टू R और ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स वेग v, मैग्नेटिक फील्ड v और इसकी लंबाई अर्थात 2r। इस प्रकार देख रहे हैं कि एप्सिलॉन अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल रिज चालक के सिरों के बीच जो प्रेरित हो रहा BLB, उसको हम इस तरह के अनियमित चालकों के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।